महाराष्ट्र की राजनीति किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। जब आपको लगता है कि आपने सब देख लिया, तब महाराष्ट्र आपको सरप्राइज करता है। आज मुंबई में आपका कोई जानने वाला होगा तो उसे पूछिए कि चल क्या रहा है। वो कहेगा करण और अर्जुन साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऐलान हुआ कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राज श्रीकांत ठाकरे 20 साल पहले अलग हुए ये दो भाई आज एक साथ आ चुके हैं। बीएमसी चुनाव को बस अब 21 दिन बाकी है और 20 साल का संघर्ष भुलाकर ठाकरे ब्रदर्स फिर एक बार मैदान में उतर चुके। लेकिन उद्धव हो या फिर राज, दोनों भी बाला साहब नहीं है जिनकी एक आवाज से मुंबई की सांस थम जाती थी। ठाकरे भाइयों के लिए बीएमसी का मैदान जीतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानिए और कौन से ऐसे पहलू है जो इस सारी मुश्किलात को बढ़ाते हैं, ये हम इस वीडियो से देखेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि एमएनएस हो गए या फिर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, दोनों ही जो पक्ष है या फिर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मराठी वोट बैंक की राजनीति करती है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठी वोट बैंक धीरे धीरे कम होते आ रहा है। 2011 का अगर हम सेंसस देख लेंगे तो 2011 का जो लास्ट सेंसस था उसमें 35 से लेकर 42 तक इतना परसेंटेज था मुंबई की पॉपुलेशन का जो मराठी एज अ लैंग्वेज बोलती थी। ये इंडिपेंडेंस के टाइम से अब तक कंटिन्यूसली श्रिंक होते आ रहा है, मतलब कम होते आ रहा है। और लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, आज हम 2026 में हैं। 2026 में इस पिछले दशक में उत्तर के अलग राज्यों से, दक्षिण के अलग राज्यों से एक बड़े पैमाने पर बाहरी मतदाता यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर उन्होंने काम किया है और यहीं पर वो वोट भी डालेंगे। तो इस बदली हुई पूरी परिस्थिति में किस तरीके से आज भी मराठी वोट बैंक पर डिपेंडेंट रहना इन दोनों पार्टियों के लिए क्या इनफ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बाद लीडर्स तो एक साथ आ चुके हैं, लेकिन कैडर का क्या? जो कैडर इतने सालों से, मतलब 27 नवंबर 2005 का वो दिन था जब राज ठाकरे के घर के बाहर उनके समर्थकों की भीड़ थी। वो घर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि मैंने शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा किस वजह से था? उन्होंने बोला था कि बाला साहब से बैर नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन लोगों का और उनका जो रवैया है उसके वजह से मैंने ये इस्तीफा दिया है। उनका इशारा उद्धव के तरफ था और आज वही दोनों भाई फिर से एक साथ आ चुके हैं। इन पूरे सालों में दोनों भी जो कैडर्स थे, सारे जो समर्थक थे, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्होंने अपनी शाखाएं बांधी और अपने एरियाज में एमएनएस और शिवसेना का काम किया। लीडर्स 20 साल बाद एक साथ आ चुके हैं, लेकिन कैडर्स को एक साथ आकर एक मशीनरी की तरह काम करने के लिए कुछ समय तो लगेगा। और वो समय सिर्फ 21 दिन क्या काफ़ी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद बात करते हैं कि पिछले 3 चुनावों में किस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने काम किया है। पिछले अगर 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो देखिए 2022 में चुनाव होने वाले थे, लेकिन वो हुए नहीं। वही चुनाव 2026 में होने वाले हैं। 2007 का बीएमसी इलेक्शन देखिए, वहां पर शिवसेना ने 227 सीटें कंटेस्ट की, उसमें से 84 सीटें उन्होंने जीती। उस वक्त नए से बना हुआ जो एमएनएस था उसने 158 सीटें कंटेस्ट की और 7 सीटें वो जीत पाए। इसके बाद 2012 का बीएमसी इलेक्शन हम देखेंगे। इस इलेक्शन में मनसे का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत तेजी से बढ़ा था। उसमें राज ठाकरे की आक्रामक स्पीचेस और उनका जो एक अलग रवैया था, एंटी नॉर्थ उनका जो एक स्टांस था, एंटी हिंदी स्टांस था, उस वजह से इसका फायदा उन्हें मिला था और 28 कॉरपोरेटर्स एमएनएस के चुन के आए थे। लेकिन जब एमएनएस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तब शिवसेना का परफॉर्मेंस घटा है, क्योंकि दोनों बेसिकली सेम मुंबई के उन इलाकों को टारगेट करते हैं जहां पर वर्किंग क्लास मराठी पॉपुलेशन होती है। इसके बाद सबसे लेटेस्ट चुनाव, इन चुनावों में शिवसेना बीजेपी जो हमेशा अलायंस में लड़ती थी वो अलग से लड़े थे और इन चुनावों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 84 सीटें उन्होंने जीती थी और एमएनएस सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। बाद में तो यूं हुआ था कि 6 कॉरपोरेटर्स एमएनएस के शिवसेना में जाके मिल चुके थे और दोनों भाइयों में जो दरार थी वो और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। तो ये हुआ परफॉर्मेंस पिछले 3 चुनाव का। इन आगे आने वाले चुनाव में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हो सकता है? देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कि ठाकरे आर बैक, ठाकरे आर बैक। ये जो एक मैसेज है, ठाकरे ब्रांड जो है, जो मुंबई के इक्विवेलेंट कहा जाता था, वो किस तरीके से आज भी अलाइव है, किस तरीके से आज भी ठाकरे ब्रांड जिंदा है, ये फिर से बताया जा सकता है और उसका इफेक्ट मराठी वर्किंग पॉपुलेशन और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर ये हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा,
महाविकास आघाड़ी ने इस इलेक्शन में एक अलग रवैया सामने रखा है। उन्होंने पिछली विधानसभा में मिली हुई हार और उसके बाद लोकल इलेक्शन में मिली हुई हार के बाद ये समझ लिया है कि कहीं ना कहीं जो एक रिवेंज की राजनीति थी वो नहीं चल रही है। तो करना क्या है, कांग्रेस इस बार नॉन महाराष्ट्रियन, दलित और मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, वो बीजेपी से तोड़ने के लिए अलग से चुनाव लड़ रही है और ठाकरे ब्रदर्स एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार जी किस तरफ जाएंगे अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स बचाने का एक निर्णय ले लिया है। वही रणनीति हमें सामने दिखने को मिल रही है। इसके बाद हर एक रैली हो, चाहे वो शिवसेना की हो, एमएनएस की हो, मुंबई की पॉलिटिकल रैलीज को ठाकरे चाहिए होता है। और वो ठाकरे इस बार राज ठाकरे वो भूमिका अदा कर सकते हैं कि किस तरीके से फायरी स्पीचेस से एक नैरेटिव सेट करना। इस बार इलेक्शन में 2 सवाल है। एक सवाल जो उद्धव से पूछा गया था बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा था कि क्या शिवसेना और यूबीडी जीतने के बाद खान मुंबई का मेयर बनेगा। तो उसके नैरेटिव को जवाब देते वक्त ये दोनों पार्टियां मिलकर ये कह रही है कि आप बीजेपी तो ये बताइए कि क्या बीजेपी जीतने के बाद मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। तो यही इन 2 सवालों पे आगे का नैरेटिव सेट होने वाला है। हिंदू वर्सेस मराठी, ये अलग राजनीति, ये अलग नैरेटिव पुश करने का एक नया प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों भाइयों के सामने पहाड़ तो बहुत बड़े हैं, सवालों के पहाड़ तो बहुत बड़े हैं कि किस तरीके से ये विदाउट रिसोर्सेस, विदाउट गवर्नमेंट पावर अपना मशीनरी चलाएंगे। लेकिन एक जो आंसर है कि मुंबई की राजनीति में ठाकरेज डोमिनेट करते आ रहे थे और आज भी वो नैरेटिव सेट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। मेरा नाम अभय था, आप देख रहे थे वन इंडिया न्यूज़। मुंबई और महाराष्ट्र के रिलेटेड खबरें इस चैनल पर देखते रहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.